हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और अब हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन से आगे बढ़ते हुए आज कुछ इसके एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर फोकस करने वाले हैं। बेसिकली जो आईआईटी जैम के सिलेबस में एक तरह से निश्चित तौर पर पूछा जाता है वो है हमारा 1D बॉक्स और हार्मोनिक ऑसिलेटर। कभी कभी पोटेंशियल बॉक्स से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो बेसिकली हम लोग इन्हीं चीज़ों पे अपना जो फोकस है वो बनाने की कोशिश करेंगे। तो 1D बॉक्स से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये जो सारी चीज़ें हैं एक्चुअल में ये श्रोडिंगर इक्वेशन की ही एप्लीकेशन है कि किस तरह से हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनका जो क्वेश्चंस आने का पैटर्न है वो एक लिमिटेड है, ठीक है। वो मैं अगर आपको बता दूंगा तो आपको ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। एक लिमिटेड जगह से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है, क्योंकि अब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो क्या प्रोबेबिलिटी होती है, कहाँ से क्वेश्चन आने की, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो 1D बॉक्स से शुरुआत करते हैं। क्या चीज़? 1 डायमेंशनल बॉक्स। इसको हम लोग इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल भी बोलते हैं, है ना। क्या चीज? इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। कभी कभी इसको डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल। चलो अब नाम याद रख लेना थोड़ा थोड़ा कहाँ तक लिखा जाए। तो बेसिकली हमें जो पढ़ना होता है, किस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, दो तरह से हम लोग पढ़ते हैं। किस तरह से? मान लो इस तरफ आपका एक्स एक्सिस है और इस तरफ हम वेव फंक्शन लिख रहे हैं। तो एक तरीका होता है, देखो हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो 1D में पढ़ते हैं, पहले इसको 1D में पढ़ लेते हैं ना। मैंने लिखा भी हुआ, चलो ठीक है, 1 डायमेंशनल बॉक्स। फिर उसको जनरलाइज कर लेंगे हम लोग 2D और 3D में, ठीक है। तो 1D की बात करते हैं केवल कि एक डायमेंशन में अगर हम बात करें एक्स केवल डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर एक्स डायरेक्शन में बात करें तो दो तरह से केस पॉसिबल हो सकता है। एक केस ये हो सकता है कि हमारा बॉक्स कुछ इस तरह से, समझ आ रहा है, मतलब केवल एक ही डायमेंशन में हो, ठीक। और जो इसका ये सिरा है ये x इज इक्वल टू 0 पर है और ये वाला सिरा जो है वो कुछ x इज इक्वल टू a मान लेते हैं यहां पर, ठीक है। इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिक। ठीक है। और जो सिमेट्रिक बनता है, सिमेट्रिक के केस में क्या होता है कि कुछ इस तरह का बनता है, यानी इस तरफ भी होगा और इस तरफ भी होगा। यानी x इज इक्वल टू मान लो -a/2, यानी टोटल अगर हम लेंथ a मान के चल रहे हैं तो इधर -a/2 और उधर भी +a/2। ये हमारा वेव फंक्शन होता है इस तरह से। वेव फंक्शन में लिखो इधर सिंपल से, ठीक है। पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है आपका, ठीक है। अभी वेव फंक्शन का जो कर्व बनाएंगे वो अलग तरह का, ये भी पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से पोटेंशियल इसका में गिवन होता है। तो पोटेंशियल अभी हम लोग सिर्फ इस पे बात करेंगे, उसको लास्ट में जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। तो जब इसकी बात करते हैं हम लोग तो पोटेंशियल अगर आप देखो ध्यान से तो ये वाला जो रीजन होता है यहाँ पर, हम लोग जब भी बात करते हैं तो पोटेंशियल जो होता है इस केस में वो एक फ्री पार्टिकल की तरह इसको बिहेव करवाते हैं। यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, तो इधर उधर हमारा इन्फिनिटी मान लेते हैं, इन्फिनाइट स्क्वायर वेल है ना। तो ये इनफाइनाइट मान लिया हमने इधर उधर, ठीक है ना। इधर उधर इनफाइनाइट है बिल्कुल। तो v को अगर हम लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे? 0 है अगर हमारा x की वैल्यू a और 0 के बीच में है, और इन्फिनिटी है अदरवाइज, ठीक। अब करते क्या एक्चुअल में, जब हमें पोटेंशियल पता चल गया तो हम एक्चुअल में, देखो अभी प्रोसीजर समझाता हूँ, उसके बाद में एक्चुअल में आपको करना क्या है कि इसका जो मेन फॉर्मूले होते हैं उन पे ज्यादा फोकस करना। अब यह प्रोसीजर थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि जो सारे हमारे पास एप्लीकेशन पोर्शन होता है इसका, उसमें से आपको जो उसका प्रोसीजर है वो समझ आना चाहिए, तो लास्ट में जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में पहले हम क्या करते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है? -h×2/2m डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1 डायमेंशन में लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस वी एक्स इंटू साई एक्स इज इक्वल टू ई इंटू साई एक्स। याद करो, लिखाई थी पिछली क्लास में, ठीक है। अब श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करें तो हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिख ली। अब क्या बचा? अब कंडीशन सेटिस्फाई कराना होता है। अगर हमें दिया गया एक पोटेंशियल, हमें केवल इसी जगह तो लिखना है, बाकी सब जगह तो होगा ही नहीं, हमारा पार्टिकल कभी जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब है हमें सिर्फ इतना भी लिखना है, यानी v इज इक्वल टू 0 के लिए यानी ये हमें 0 पुट कर देना है। अगर हम ये 0 पुट कर देंगे तो हमारा बचेगा केवल ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, देखो ध्यान से।
इस पोर्शन को उधर भेज दो, क्या जाएगा, d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2me/h² इंटू साई एक्स। ठीक, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही होगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार सही से लिख लें। देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको उठा के इस तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस इस पूरे को हम मान लेंगे के स्क्वायर, फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है। इसका सॉल्यूशन किस तरह से लिखेंगे, इमेजिनरी सॉल्यूशन आता है, याद होगा साइन और कॉस के फॉर्म में, तो हम सिर्फ याद करो एक इस तरह का इसका सॉल्यूशन बनता है, क्या, साई इज इक्वल टू a e रेस्ट पावर i के एक्स प्लस b e रेस्ट पावर माइनस i के एक्स। ठीक है, या इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं इसके सॉल्यूशन को, a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स। ठीक है, सॉल्यूशन लिख गया। लेकिन हम लोग अभी इस पे फोकस करेंगे, आप आंसर उससे भी आएगा, लेकिन हम लोग इसको लेकर के चल रहे हैं, इसे लेकर चलने में थोड़ा सुविधाजनक आंसर आता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लेके चलते हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वेव फंक्शन आ गया। अब याद करो मैंने बताया था कि वेव फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, याद है, प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ये बाउंड्री पर कॉन्टिन्यूअस होता है, बेसिकली हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ऑब्वियस सी बात है बाउंड्री पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a पर हमारा कॉन्टिन्यूअस अगर हम दिखाना चाहें तो हम बेसिकली बाउंड्री कंडीशंस की हमें बाउंड्री पे पता होता है, तो हम उसको एक्चुअल में अप्लाई कर देते हैं जो एक्चुअल में एक्सप्रेशन दिया होता है। तो हम क्या लिखेंगे, साई x इज इक्वल टू 0, कहाँ पर, x इज इक्वल टू 0 पर जो हमारा साई होगा वो कितना होगा, पहले तो ये लिख लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस की चीज ये लिख लेते भाई, यहाँ पर आके क्या होगा, हमारा वेव फंक्शन तो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल इन्फिनिटी हो जाएगा जैसे 0 पर आएंगे, वेव फंक्शन केवल इसके बीच में लाई करेगा। तो अगर ये 0 पर भी खत्म होगा, सॉरी इसके लिए बात कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 पर भी खत्म होगा और x इक्वल टू a पर, केवल इसके बीच में लाई करेगा, तो x इक्वल टू 0 पर 0 होगा और x इक्वल टू a पर भी 0 होगा। दोनों बाउंड्री कंडीशन उठा के इसमें लगा देंगे। जब बाउंड्री कंडीशन उठा के इसमें लगा देंगे तो कहाँ लिखे है इसको, चलो इधर कर लेते हैं। देखो ध्यान से, पहली बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी या कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है ना, वहां से क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और जब b इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास साई क्या बचेगा, साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाओ, x इक्वल टू a पर वेव फंक्शन फिर 0 है, तो x इक्वल टू a रखो, वेव फंक्शन फिर 0 हो गया, यानी साइन के a इज इक्वल टू 0। तो के a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, n पाई, है ना, क्योंकि 0 है इस तरफ तो साइन n पाई हो गया, तभी साइन हमारा 0 होगा, तो यानी यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, n पाई बाई a। ठीक है, के मिल गया हमें, तो हमारे पास जो वेव फंक्शन बचा इसमें लगा दो आके, वेव फंक्शन जो हमें यहाँ पे मिल गया आके, साई इज इक्वल टू a साइन n पाई x बाई a, ये वेव फंक्शन हमें मिला, ये इसका सॉल्यूशन है इसके अंदर। अब वेव फंक्शन हमें पता है, अब लास्ट चीज जो बचती है, या तो मैंने पहली क्लास में आपको पहली या दूसरी क्लास में बताया था कि वेव फंक्शन जो होना चाहिए वो नॉर्मलाइज होना चाहिए। नॉर्मलाइज का मतलब याद है ना कि वो एक जिस लिमिट में है उस लिमिट में अगर हम उसको पूरा इंटीग्रेट करें, उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा के, तो वो 1 देना चाहिए। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए जो कांस्टेंट दिया होता है उसकी वैल्यू कुछ आती है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू जब निकाल के रखते हैं तो वो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन बन जाता है। ठीक है, तो अब क्या करा लेंगे, इसको नॉर्मलाइज करा लेंगे। ठीक है, पहले इतना उतारो। तो वेव फंक्शन जो हमें मिला उसका जो एक रूप बन के आया कुछ इस तरह से बन के आया कि साई एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आई वो आई हमारे पास a साइन n पाई x बाई a। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम ऑल द लिमिट 0 टू a। ठीक है ना, पूरी लिमिट के अंदर इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या, साई स्टार dx इज इक्वल टू 1। ठीक है, कर दो इंटीग्रेट, क्या आ जाएगा, 0 टू a, साई स्टार करेंगे, इसमें कोई i का टर्म तो है नहीं तो सेम बना रहेगा, इसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, मॉड a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर n पाई x बाई a dx इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लो, मॉड a स्क्वायर साइन स्क्वायर x को हम किस तरह से लिख सकते हैं भाई, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ठीक, 0 टू a 1 माइनस कॉस 2n पाई x बाई a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक, सॉरी dx।
इज इक्वल टू 1। ठीक, बस इंटीग्रेट कर दो। मॉड ए स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन सिंपल ए आ गया। ठीक है, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2n पाई x बाई ए इंटू ए बाई 2n पाई लिमिट्स फ्रॉम 0 टू a इज इक्वल टू 1। ठीक, जब a रखोगे तो ये 2n पाई बनेगा 0, जब 0 रखोगे तब पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, तो यानी इस पूरी लिमिट के अंदर ये हमारा 0 आ जाएगा, ये वाला टर्म ये बचेगा केवल। क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉड ए स्क्वायर इंटू ए बाई 2 इज इक्वल टू 1। यानी यहाँ से a मॉड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2 बाई ए, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास √2 बाई ए, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, मॉड लगा हुआ है। इसका मतलब वेव फंक्शन हमारा क्या आ गया, साई एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू रख दो √2 बाई ए साइन n पाई x बाई ए, ये हमारा वेव फंक्शन बनके तैयार हो गया। ये वेव फंक्शन है हमारा एक, जब पार्टिकल हमारा एक 1D बॉक्स के अंदर बाउंडेड होता है, वहीं पे वो मोशन कर रहा होता है, तो ये हमारा वेव फंक्शन बनके आता है। अब n की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग स्टेट्स में होगा, n की 1 वैल्यू के लिए जो वेव फंक्शन आएगा वो पहली स्टेट में होगा। ठीक है ना, तो उसके जो ग्राफ प्लॉट होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, देखो ध्यान से। मान लो ये हमारा बॉक्स था, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 मान लो ये ग्राउंड स्टेट है। ठीक, तो ग्राउंड स्टेट में भी साइन का फंक्शन कुछ इस तरह से बनेगा, ये हमारा होता है। ठीक, कैसे करते हैं देखो ध्यान से, ये किससे आ गया भाई, k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये होता है ना kx, तो n लैम्डा बाई 2, और k होता क्या एक्चुअल में 2 पाई बाई लैम्डा, याद करो, सॉरी n पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, सॉरी 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, पाई से पाई मर गया, लैम्डा की वैल्यू क्या आई, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई यहां से 4 बाई n, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, सॉरी यहाँ पे a था n पाई बाई a, n पाई बाई a, ठीक है ना, हाँ ठीक लिखा हुआ है, तो ये आ गया 2a बाई n। ठीक, अब n की वैल्यू अगर हम 1 कर देते हैं, n की वैल्यू 1 कर देते हैं तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाती है 2a, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी लैम्डा बाई 2। यही मैंने किया है, देखो ध्यान से, ये आधी वेव बनाई, लैम्डा बाई 2 बनाया है, लैम्डा बाई 2। अगर ये पूरा होता तो इस तरह से लैम्डा पूरा, भाई एक वेव कैसे दिखती है, कुछ इस तरह से दिखती है एक वेव, ये पूरा लैम्डा होता है, ये लैम्डा बाई 2 होता है। ठीक है, तो ये लैम्डा बाई 2 बना दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी, तो अगर n की वैल्यू हम 2 रखते हैं, n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी a, फॉर n इज इक्वल टू 2, लैम्डा इज इक्वल टू a। यानी अब जो n इज इक्वल टू 2 के लिए वेव फंक्शन लिखेंगे वो कुछ इस तरह से, पूरी वेव, पूरी a में पूरी वेव आ जाएगी। ठीक, n इज इक्वल टू 3 के लिए लिखेंगे तो n इज इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जाएगा 2 पाई बाई a, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाई a का मतलब क्या होगा 2 लैम्डा बाई 3, यानी एक और आधी और 2 पाई बाई, सॉरी 3 पाई बाई 2, सॉरी 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 का मतलब क्या होगा 1.5 लैम्डा, 1.5 का मतलब क्या होगा एक और आधा, यानी इस तरह से एक पूरी और उसके बाद आधी, ये हो गया n इज इक्वल टू 3 के लिए। तो ये हमारा वेव फंक्शन का ग्राफ प्लॉट हो गया। इसके लिए वेव फंक्शन वर्सेस n, क्या क्या हमारे n होते हैं, ये हमारा इधर a चल रहा है, ये हमारा n, इधर हम a लिखे हैं, ठीक है ना, ये हमारा x, यानी ये हमारा a है, ये 0, ठीक, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 3, ये ग्राफ प्लॉट हो गया। कोई दिक्कत, तो इस तरह से हम लोग वेव फंक्शन की सारी जानकारी निकाल सकते हैं। अब हमसे बोले जाए प्रोबेबिलिटी की ग्राफ प्लॉट करो, तो प्रोबेबिलिटी की ग्राफ प्लॉट करने में हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, मॉड साई एक्स का स्क्वायर, एक सेकंड रुकना, हल्के से जगह बना लूं, ये वाला इधर नोट कर लेना, इधर इधर नोट हो गया ना, हाँ ठीक, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। ठीक है, साई एक्स स्क्वायर, अब जब इसका मॉड करके स्क्वायर करेंगे तो जो निगेटिव में चीजें होंगी वो भी कहाँ चली जाएंगी पॉजिटिव में, तो साई एक्स की मॉड का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, मॉड स्क्वायर का, सॉरी, तो हमारा किस तरफ जाएगा, इसका जो मॉडुलस होगा उसका डबल हो जाएगा और सारे पॉजिटिव में हो जाएंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा इस तरह से, ये हमारा n इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है ना, ये हमारा बॉक्स है, फिर ये n इज इक्वल टू 2 के लिए इस तरह से, फिर उसी तरह से जब ऊपर उठ जाएंगे तो ये n इज इक्वल टू 3 के लिए, प्रोबेबिलिटी की ग्राफ है, क्या चीज, प्रोबेबिलिटी के ग्राफ है, ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ये हमारा x,
ठीक है। तो ग्राफ को भी देख के बहुत ज्यादा आइडिया लगाए जा सकते हैं कि किस तरह से प्रोबेबिलिटी वेरी कर रही है। अगर ध्यान से देखो तो x इक्वल टू 0 और x यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू a। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a पर जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है यहां से यहां तक जो टोटल है वो 1 है, लेकिन इस जगह हम देखें तो प्रोबेबिलिटी हमें बिल्कुल 0 मिलेगी। इस जगह देखें तो प्रोबेबिलिटी हमें बिल्कुल 0 मिलेगी, बीच में सबसे ज्यादा मिलेगी प्रोबेबिलिटी। भाई ऑब्वियस सी बात है, हम अगर बोल दें कि यहां से यहां तक एक पार्टिकल वेरी कर रहा है तो कहां पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो जाहिर सी बात है अगर हम बीच में हाथ मारेंगे सबसे ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। उस तरह से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आप समझ सकते हो कि n इज इक्वल टू सॉरी a इज इक्वल टू 0 पे बिल्कुल 0 है, यहाँ बीच में बिल्कुल 0 है, यहाँ पे इस जगह पे ज्यादा वेरी कर रही है, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से वेरी कर रही है। तो ग्राफ को देख करके प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकालना होता है वो हमें समझना है। अगली बात क्या पूछी जा सकती है हमसे, अब क्वेश्चंस किस तरह से आता है कि सपोज दैट यू हैव गिवन द फंक्शन ऑफ सॉरी वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इन अ बॉक्स। इस तरह से आपको वेव फंक्शन दिया गया है और आपसे बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन द पर्टिकुलर रीजन, कहां से कहां तक। मान लो आपसे बोल दिया गया कि बताओ 0.4a से 0.5a, भाई 0.5 ये 0.5a है और ये 0.4a होगा, इसके बीच में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो करना क्या, सिंपल, वही कहां से कहां तक, 0.4a से 0.5a तक, किसका स्क्वायर, मॉड साई एक्स का स्क्वायर इंटू dx, ये हमारी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मॉड साई एक्स का स्क्वायर नीचे रख दो, क्या आ जाएगा हमारे पास 0.4a इंटू 0.5a, सॉरी यहाँ से यहाँ तक, और 2/a साइन स्क्वायर n पाई x बाई a इंटू dx। अब ध्यान से देख, क्या इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, बन गया आसान। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी होगी, जहां से याद, इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत भरे पड़े होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब ये होती है, यहां तक वेव फंक्शन की चर्चा करता है आपसे कि इस तरह से वेव फंक्शन देगा और प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछेगा, ठीक है ना, नॉर्मलाइज करवा सकता है, ये एक्स वाई जेड कुछ भी करा सकता है। दूसरा क्या करा सकता है आपसे, अब एनर्जी की चर्चा करना शुरू करेगा कि एनर्जी क्या होती है एक्चुअल में। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला आता है उसमें, एनर्जी का फॉर्मूला जो हमारे पास आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्या है उसका बहुत ज्यादा एन स्क्वायर, इसका जो डिस्कशन है वो एप्लीकेशन पार्ट में हो जाता है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2। देख लो अच्छा कहाँ से आता है ये भी देख लो। देखो हमारे पास ई क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर बाई 2m। तो पी क्या होता है, एच कट इंटू के, यानी एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m। के की वैल्यू क्या होती है, एन पाई बाई ए, यानी क्या आ गया, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m। ठीक है ना, यही फॉर्मूला बना था हमारा ई, इधर एक्स, ये हमारा ई का फॉर्मूला बन गया। तो एनर्जी किस तरह से वेरी करती है, इस तरह से। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 रख दोगे तो n इज इक्वल टू 0 के लिए एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। कोई पार्टिकल अगर फ्री है तो ऐसा नहीं होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में तो ऐसा नहीं होगा कि आपको वो कहीं पर रखा हुआ मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। वहां पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन में प्रोबेबिलिटी की बात करी जाती है। तो जब भी हम ये देखते हैं कि n इज इक्वल टू 0 क्या यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, क्या n इज इक्वल टू 0 हो सकता है, तो n इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। क्यों, 0 पॉइंट एनर्जी इसमें पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम अगर देखें तो यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू 0 हो जा रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है इस केस में। बात समझ आ रही है। तो इसमें जो ग्राउंड स्टेट होता है वो n इज इक्वल टू 1 होता है, उसके बाद n इज इक्वल टू 2, ठीक है, n इज इक्वल टू 3। ठीक भाई, एनर्जी हो गई। जिस भी स्टेट की एनर्जी पूछी जाए, देखो इस तरह से एनर्जी पूछी जा सकती है भाई। अब आप खुद ही एनर्जी निकाल लो, E1 कितनी आ जाएगी, पाई n की वैल्यू रख दो, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, E2 कितना आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m। इस तरह से निकालते चलेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। अगली बात क्या करता है, इसको उतारो थोड़ा सा। तो आई होप यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। आगे क्या बात करते हैं, देखो ध्यान से, इसमें कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देख लिया वेव फंक्शन हमारे पास क्या आया था, साई एक्स इज इक्वल टू √2/a इंटू साइन n पाई एक्स बाई a। ठीक है, एनर्जी क्या आ गई हमारे पास, ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन लिख लो भाई, कोई भी nth वेव फंक्शन हो सकता है, ठीक है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, एनर्जी मिल गई, वेव फंक्शन मिल गया। क्वेश्चंस बनाते हैं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन आपको इस तरह से, शुरुआत बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से करते हैं। मान लो एक वेव फंक्शन दिया गया है, साई एक्स इज इक्वल टू 1/√2
साई 1x, इस तरह का क्वेश्चन कराया है मैंने, ठीक है ना। कांस्टेंट सी लेना आसानी होती है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आसान होती है थोड़ी सी, बाकी कॉन्सेप्ट सिखाना मेरा काम है, ठीक है। ये वेव फंक्शन दिया गया है, ठीक है, जहां पे साई 1, साई 2, साई 3 ये क्या है, पार्टिकल एक बॉक्स में है, 1D बॉक्स में है, उसके फर्स्ट स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड, सॉरी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यानी n इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए वेव फंक्शंस है, ठीक है। तो ये वेव फंक्शन अगर हमसे बोला जाए क्या है, तो ये वेव फंक्शन हमारा क्या होगा, फाई 1 इज इक्वल टू, इसमें n इज इक्वल टू 1 रखो, क्या आ जाएगा, √2/a साइन पाई x बाई, उसी तरह से यहाँ पे साई 2 क्या आ जाएगा, 2πx/a, फिर 3πx/a, ठीक है। आपसे बोल दिया गया कि इसको टाइम एवोल्यूशन करो इसका, और t समय बाद बताओ कि वेव फंक्शन किस तरह से दिखेगा। तो हम एक बात जानते हैं, टाइम एवोल्यूशन जब भी हम करते हैं तो एक एडिशनल टर्म e⁻⁻h e इंटू टी, इसका मल्टीप्लाई कराते हैं हर टर्म में। तो क्या हमारे पास साई x, t बन के आएगा, किस तरह से लिखेंगे इसको, 1/√2 साई, चलो इसको पहले लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई वाला टर्म पहले लिख लेते हैं, e⁻⁻h e1t इंटू साई 1x, ठीक है, प्लस 1/√3 इंटू e⁻⁻⁻h e2t साई 2 प्लस 1/√6 e⁻⁻⁻h e3t इंटू साई 3, जहां पे E1 E2 क्या है, जहां पर वेयर E1 E2 E3, E1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2m, E2 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2m, और E3 इज इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2m। इस तरह से हमें लिखना है, ठीक। दूसरी बात, मान लो इस तरह से आपको कुछ दिया गया है, किस तरह से, एक सेकंड रुकना है, क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया से निकालता हूं। एक बगल में लोरियां, देखो ध्यान से क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, अ पार्टिकल ऑफ मास m which moves freely inside a infinite potential well of a length a has following wave function। वेव फंक्शन नोट कर लेता हूँ, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन दिया हुआ आपको, साइन x, 0 दिया हुआ है, a/√a इंटू साइन पाई x, ठीक है, शायद कुछ लोगों ने देखा भी हो ये सवाल, प्लस शायद किसी एग्जाम में आया हुआ है 3/5a इंटू साइन 3πx/a, ठीक है, और प्लस 1/√5a इंटू साइन 5πx/a। आपसे बोला गया है पहले तुम्हें a की वैल्यू बतानी है, ठीक है, फिर हर स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, हर स्टेट में, ठीक है, और क्या पूछा है आपसे, और क्या बोला, टी टाइम पे वेव फंक्शन बताना है, साई x, t बताना है, और कुछ है नहीं, इतना ही दिया हुआ है। देखो ध्यान से, हमें वेव फंक्शन पता है, क्या दिया गया, इस तरह से वेव फंक्शन दिया गया। एक बात याद करो, जब भी हम लिखते हैं, मान लो साई x लिखा हमने, ठीक है ना, उसकी वेक्टर स्पेस वाली फॉर्म में, यानी जब उसके बेसिस के फॉर्म में लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, a phi 1 प्लस b phi 2 प्लस एज इट इज, ठीक है। एक बात ध्यान से सोचो, यहां पे phi 1 क्या था हमारा, पहली स्टेट में वेव फंक्शन, ठीक है, b क्या था, दूसरी स्टेट में वेव फंक्शन। और अगर बहुत ध्यान से सोचो, अगर पार्टिकल इन अ बॉक्स की बात करी जा रही है, तो पहली स्टेट में वेव फंक्शन क्या होगा, phi 1x क्या होगा, हमने भी बात करी थी, √2/a साइन πx/a। आप कहोगे ठीक भैया ये तो हमें पता है कि अभी बताया था आपने कि ये होता है, ठीक है, लोचा क्या है, अब ये देखो, लोग करते क्या जनरली इसमें कि जो कांस्टेंट्स दिए होते हैं भाई, ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ है a1, तो यहाँ पे वो a को क्या कंसीडर कर लेते हैं, a/√a, ठीक है, b को क्या कंसीडर कर लेंगे, ये वाला, और c को क्या कंसीडर कर लेंगे, ये वाला। एक्चुअल में क्या ये है, नहीं, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में जो साई है वो खुद ही √2π/a के साथ में है, तो यहाँ पे पहले इसमें √2π/a तो अलग करें हम,
तब तो हमें कांस्टेंट मिलेगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे झोल हो जाता है। क्या झोल हो जाता है कि पहले इसमें √2 ऊपर मल्टीप्लाई कराया तो नीचे भी में डिवाइड कराना पड़ेगा। यानी एक्चुअल में जो वेव फंक्शन लिखा जाएगा वो किस तरह से लिखा जाएगा, साइन एक्स कॉमा 0 इज इक्वल टू a बाई √2, ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया कांस्टेंट। फिर क्या होगा, √2 बाई ए साइन पाई एक्स बाई ए, तब इसको हम लिख देंगे क्या, साइन प्लस, यहाँ भी अगर √2 ए बाई साथ में लगाना चाहें तो √2 पर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये √2 बाई ए तो अलग कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा साइन 2, और बचेगा क्या नीचे, ऊपर बचेगा केवल √3 और नीचे बचेगा √5 2 या 10, √3 बाई 10। ये बन गया हमारा दूसरा वाला टर्म। यहाँ पे क्या होगा, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये √2 बाई ए हमारा अलग हो गया इसके साथ में। और एक चीज सॉरी, यहाँ पे साइन 2 नहीं है, 3 है, तो साइन 3 करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा हमारा 1 बाई 5 2 या √10 इंटू साइन 5। क्या हमने वेव फंक्शन जनरलाइज कर लिया? क्या इस फॉर्म में हमने देखा हुआ वेव फंक्शन? क्या अब हमें सॉल्व करना आता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है। अब ये हमारा पहला कांस्टेंट है, ये हमारा दूसरा कांस्टेंट, आप C1 C2 भी लिख सकते हो, A1 AB भी लिख सकते हो, तो ये हमारा तीसरा कांस्टेंट है, ठीक। इसको मान लिया हमने C1, इसको मान लिया C2, इसको मान लिया C3। पूछा क्या गया था, अब A पूछा गया था, तो याद करो A निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल जो कांस्टेंट्स होते हैं, यानी भाई हमें एक बात पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 होती है। अब प्रोबेबिलिटी इस वेव फॉर्म में जब दिया होता है हमारा वेव फंक्शन, तो किस तरह से निकालते हैं, सारे कांस्टेंट्स के मॉड का स्क्वायर C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, ये हो गई टोटल प्रोबेबिलिटी, और ये किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। अगर आप अलग अलग निकालना चाहें कि पहले स्टेट में प्रोबेबिलिटी P1 किस तरह से लिखते हैं, तो मॉड C1 स्क्वायर पहले की है, और अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो अपॉन मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर प्लस मॉड C3 स्क्वायर, ठीक है। ये क्यों किया, क्योंकि अगर नॉर्मलाइज होगा तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला 1 होगा, तो पहले वाले में आ जाएगा मॉड C1 स्क्वायर, इस वजह से थोड़ा सा कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हम जानते हैं कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो सबके स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा हमारे पास, कहाँ करें, यहाँ कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बाई 2, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 3 बाई 10, इसका स्क्वायर करेंगे 1 बाई 10 इज इक्वल टू 1। क्या यहाँ से आ गया, a स्क्वायर बाई 2, 3 1 4 हो गया, 4 बाई 10 उधर जाएगा 10 माइनस 4 बाई 10 यानी 6 बाई 10, सही किया ना, 3 1 4, 1 माइनस 4 बाई 10, सही है, ठीक है। 2 5 6 10, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने। a की वैल्यू क्या आ गई, √6 बाई 5, देख ले एक बार, चेक कर ले, आंसर सही निकाला मैंने। अरे खो गया यार, एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में डोरियां, हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे। हाँ करेक्ट है, ठीक है, √6 बाई 5 ये आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास वेव फंक्शन बन गया यहाँ पर, तो बस इस जगह हम करके देंगे ये वाला जो है, तो इसको हम लिख देंगे √6 बाई 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, √6 बाई 5 2 या 10, तभी हमारा फाइनल मिल जाएगा, बाकी एज इट इज सेम बना रहेगा। ये बन गया। दूसरा काम क्या करेंगे, हमें और क्या निकालना था, मैं साफ कर दिया क्या कुछ, नहीं ये देखा, प्रोबेबिलिटी निकालनी थी हर स्टेट में। तो अब हमने जब वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर लिया तो इस टर्म को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मलाइज हो गया तो ये ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। तो इसको आप हटा देंगे, क्या बचेगा, P1 इज इक्वल टू मॉड C1 स्क्वायर, तो P1 इज इक्वल टू मॉड C1 स्क्वायर का मतलब क्या होगा, P1 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 6 बाई 10, P2 इज इक्वल टू मॉड C2 स्क्वायर मतलब 3 बाई 10, P3 मॉड C3 स्क्वायर यानी इसका यानी 1 बाई 10। तो जो ये स्टेट है, साइवन स्टेट है, उसमें पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 6 बाई 10 यानी 0.6 यानी 60%, ठीक है। इसमें पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 30% और इसमें पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 10%, यानी 60 प्लस 30 प्लस 10 कितना हो गया, 100%। क्या यहाँ तक बात समझ आई है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब साई एक्स कॉमा टी पूछा गया है, तो बस करना क्या है, सब में e⁻⁻i/h क्रॉस e इंटू ई एन इंटू टी, तो पहले वाले में E1, दूसरे वाले में E3, यहाँ से वो तीसरा वेव फंक्शन है तो E3 का मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, मतलब यहाँ पे जो En की जगह लिखेंगे वो E3 होगा, और इस वाले में E5,
तो वैल्यू सबकी अलग अलग होती है ना, यहाँ पे n की वैल्यू पहले वाले में 1 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, तब मल्टीप्लाई कराएंगे, तब आंसर बनेगा हमारे पास। ठीक है ना, तो यहाँ पे लोचा मत खो जाना बिल्कुल भी। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का? सवाल समझ आया? उतारो फिर। तो अब इसी में हम लोग जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है, उसमें अगर हम उसको बस एक बार लिख लेते हैं, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, कभी कभी हो सकता है जरूरत पड़ जाए। तो साई एक्स में हम लोग भाई किस तरह से दिखाए थे जब ये सिमेट्रिक था, तो इस तरह से इधर हमारा -a/2, इधर हमारा +a/2, ये v ये x। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता है, √2/a साइन n πx था, तो n πx/a था, तो n π/a इंटू x प्लस a/2, बस इतना चेंज कर देते हैं। x को हमने x/2 सॉरी a/2 इधर शिफ्ट कर दिया ना, तो इस तरह से इसमें प्लस a/2 हो जाता है। तो ये जो बनता है एक्चुअल में n की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग आता है। ये किस तरह से, √2/a इंटू कॉस n πx/a, ये होता है जब हमारा n की वैल्यू ऑड होती है, और साई x इज इक्वल टू √2/a इंटू साइन n πx/a, ये तब होता है जब n की वैल्यू इवन होती है। क्या यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? ठीक, तो इस तरह से इसको भी हम लोग खत्म कर देते हैं। ठीक है, सवाल जो है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, सवाल जो है वो प्रैक्टिस करने हैं, और मैं तो प्रैक्टिस करवाऊंगा ही, अभी एक बार क्लासेस प्रैक्टिस के लिए रखूंगा। ठीक है, तो पहले इसको उतारो, फिर और आगे चलते हैं, आप पढ़ लेते हैं, अभी थोड़ा सा समय है। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी बात करी वो एक सिमेट्रिक हो या अनसिमेट्रिक हो, जिसके लिए बात करी वो 1D केस में बात कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग इसी को जनरलाइज कर देते हैं 2D और 3D के केस में। ठीक है, तो जब भी हम वेव फंक्शन की बात करते हैं 2D के केस में, ठीक है, तो साई इसमें हम इस तरह से लिखेंगे nx ny, इसमें सिर्फ n था तो इसमें nx ny हो गया, 2 डायमेंशन हो गई। ठीक है ना, और x और y का जो हम फंक्शन लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि √2/ax ये हो गया x डायरेक्शन में, फिर √2/ay ये हो गया y डायरेक्शन में, फिर क्या था साइन n πx यानी nx पाई x/a(x) ये हो गया एक डायरेक्शन में, इंटू साइन ny पाई y/ay ये हो गया दूसरी डायरेक्शन में। ठीक, अब a और b सॉरी ax और ay बराबर भी हो सकते हैं अगर वो बिल्कुल एक तरह से स्क्वायर है। ठीक है ना, और ये बराबर नहीं भी हो सकते, तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आप रख सकते हो। ठीक है, इस स्टेट में जब एनर्जी की बात करते हैं तो E nx ny किस तरह से लिखते हैं हम लोग, nx स्क्वायर बाई ax स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर बाई ay स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2m, जो कि हमारा एनर्जी का फॉर्मूला। बस बाकी कैलकुलेशन सारी सेम होती हैं, बाकी बस फॉर्मूले थोड़े से चेंज जाते हैं। ठीक है, 3D के केस में अगर बात करें तो 3D के केस में जो वेव फंक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा nx ny nz x y z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2/ax √2/ay √2/az साइन, अब इधर ना देखो, अपनी तरफ से लिखना शुरू कर दो, nx पाई x बाई ax इंटू साइन ny पाई y बाई ay इंटू साइन nz पाई z बाई az। आ गया, ये हो गया वेव फंक्शन। एनर्जी लिखेंगे, एनर्जी किस तरह से लिखेंगे, E nx ny nz इज इक्वल टू nx स्क्वायर बाई ax स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर बाई ay स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर बाई az स्क्वायर इनटू पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2m। यस और नो? हो गया, आप खुद से लिख सकते हो, खुद उसमें क्या है, बस बनाना है भाई। 3 टर्म इसमें ऐड कर दिए, इसमें 2 टर्म ऐड किए, इसमें ये फंक्शन उसी तरह से आप समझ सकते हो। देखा मेरा कमाल, कर दिया ना सॉल्व। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने कर ली बॉक्स की, 1D 2D 3D। क्वेश्चंस किसी भी पैटर्न में आ सकता है, क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है, कैसा भी है उसको हम लोग प्रैक्टिस अभी और करेंगे। अब बात करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो आई होप जो बॉक्स है 1D हो 2D हो अथवा 3D हो सब समझ आ गया होगा। अब हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर लेते हैं। क्या चीज़, लीनियर
हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। याद करो क्लासिकल मैकेनिक्स में एक होता है, वो याद है, इस तरह से एक बना होता है, वो इधर से बॉल छोड़ो डर 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 हुआ करता है, वही होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर। बस ऑसिलेट करवाना है हमें हार्मोनिकली, तो कुछ इस तरह से दिखता था, याद करो। ये उसके पोटेंशियल का भी जो एक्सप्रेशन होता था, याद करो, आता था। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से। ठीक है, और ये उसकी काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होता था, याद है, हम लोग एसएचएम में भी पढ़े थे। फिर ये टोटल एनर्जी बन जाती है ऊपर से, इस तरह से पार्टिकल डर 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 करता है, ये हमारा एनर्जी इधर एक्स बनता है। बेसिकली होता है ये वही एक तरह से, बस ये क्वांटम मैकेनिकली होता है। क्वांटम मैकेनिकली क्या होता है, याद करो, इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या आती थी, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। और के की वैल्यू क्या थी हमारी भाई, याद करो क्या था हमारा, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। ठीक है, तो के की वैल्यू यहाँ से क्या बनती थी, एम ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा लिख लो सिंपल, एम ओमेगा स्क्वायर। तो वी हमारा क्या बन जाता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बनता है। यानी वो एक्स के साथ में वेरी करता है। ठीक है, ये पोटेंशियल होता है। तो हम लोग वेव सॉरी इसका वेव फंक्शन लिख सकते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन में तो सॉरी लिख सकते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन जब लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन लिख लेते हैं, चलो। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साई एक्स इज इक्वल टू ई इंटू साई एक्स। ठीक है, वेव फंक्शन सॉरी श्रोडिंगर इक्वेशन लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर वेव फंक्शन आता है डायरेक्ट। वेव बहुत लंबा उसका एक डेरिवेशन होकर रख आता है, तो उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, सिंपल इसका जो सॉल्यूशन है वो लिखने का प्रयास करते हैं। तो जो उसका सॉल्यूशन साई एक्स बन करके आता है वो कुछ इस तरह से आता है कि सी एन इंटू एच एन अल्फा एक्स। ये याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं, लेकिन याद रख लो तो अच्छी बात है। ठीक है, इंटू ई रेज टू पावर माइनस कुछ इस तरह से था, एक्स स्क्वायर बाई एक्स नॉट, मेरे ख्याल से मैंने सही लिखा हुआ है, माइनस एक सेकेंड, अल्फा था शायद, अल्फा एक्स स्क्वायर, जस्ट सेकेंड में चेक कर लेता हूँ एक बार। इस तरह से था, माइनस हाफ अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस हाफ अल्फा स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, ये हमारा वेव फंक्शन बनता है। जहाँ पे एच ये क्या होता है, ये होता है हर्माइट पॉलिनोमियल, हर्माइट पॉलिनोमियल। इसकी भी अलग कहानी, ये भी गणित में हम लोग पढ़ते हैं। ये हमारा सिंपल एक कांस्टेंट है, और ये इसका वेव फंक्शन आता है। हम लोग को बहुत ज़्यादा कुछ खास इससे लेना देना नहीं होता है। हम लोग क्वेश्चंस जो बेसिकली आते हैं वो एनर्जी पे बेस ज़्यादा आते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से आता है, ई एन इज इक्वल टू एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा। एक चीज़ याद रखना, जब हम लोग बात करते हैं बॉक्स की, तो बॉक्स में एन इज इक्वल टू जीरो स्टेट का कोई महत्व नहीं होता है। 1D बॉक्स की बात कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, वहाँ पे ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन 1 डायमेंशन 2 तीनों में नहीं होता एक्चुअल में, लेकिन कुछ अलग चीज़ें होती है, उसको बताऊंगा आगे। ठीक है, लेकिन सिंपल भी 1D की बात करें तो वहाँ पे एन इज इक्वल टू जीरो ऑप्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो एन इज इक्वल टू जीरो के लिए ई जीरो हमारा कितना आ जाएगा, हाफ एच कट ओमेगा। यानी इसमें ग्राउंड स्टेट जो होता है वो एन इज इक्वल टू जीरो पे होता है, ना कि एन इज इक्वल टू 1 पे। ये याद रखने वाली बात है, ये याद रखने वाली बात है। इसी को अगर हम जनरलाइज करें 2D और 3D केस में, तो ये जो बनता है हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन वो कुछ इस तरह से बनता है, ई एन एक्स एन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस हाफ प्लस एन वाई प्लस हाफ इंटू एच कट ओमेगा। यानी ई क्या आ गया हमारे पास, ई एन एक्स एन वाई क्या आ गया, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस 1 इंटू एच कट ओमेगा। ये कहाँ पर बना हमारा, 2D के केस में। 3D के केस में लिखेंगे तो कुछ किस तरह से आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं। तो कहाँ कहाँ लिख रहा हूँ, कुछ जगह लिख रहा हूँ, कुछ जगह लिख रहा हूँ। देखो 3D के केस में तो ई एन एक्स एन वाई एन जेड जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे फिर से एक बार एन जेड प्लस हाफ का टाइम ऐड कर देंगे, तो उसको डायरेक्ट लिखने का प्रयास करता हूँ, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड प्लस 3/2 इंटू एच कट ओमेगा। ठीक है,
ये जो थी महत्वपूर्ण सूचनाएँ थी एक तरह से, जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेंगी, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट भी आई होप क्लियर हो गए हों, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो डेरिवेशन वाला पार्ट था, ये कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं था, तो मैंने उसको बताना ज़रूरी नहीं समझा। काफ़ी एक लेंदी सा एक डेरिवेशन होता है, फिर उसके बाद ये एक्सप्रेशन निकल कर के आता है, तो उसको जानना कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं थी, तो मैंने आप उसको इग्नोर किया समय की बचत के लिए, ठीक है? तो आप इसको उतारो, फिर कुछ और कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ता हूँ। तो अब आज की क्लास को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं, मेरे ख़्याल से आज के लिए काफ़ी हो गया है, ठीक है? तो कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी जहाँ चाहो फ़ेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ मन हो क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है? तो चलो मिलते हैं अब अगली क्लास में। अगली क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट्स की बातें करेंगे, थोड़ी-सी प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय-बाय।